दोस्तों आज मैं फिर ले आया हूँ एक धमाकेदार एक्शन फिल्म जिसमें खतरनाक फाइट, जानलेवा स्टंट और दिल दहला देने वाला एक्शन सीन। और सबसे मजेदार बात इसमें हर मोड़ पर छुपा है सरप्राइजेस। तो बिना टाइम पास किए फिल्म की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन में एक सीक्रेट इंटेलिजेंस टीम से जिसको नेतृत्व कर रही है हैटी। ये टीम एक खतरनाक मिशन पर निकलती है। उनका मकसद है ईडन नाम की टेक्नोलॉजी कल्ट ऑर्गेनाइजेशन से स्नोफ्लेक नामक वायरस को हासिल करना। हेलीकॉप्टर उन्हें बिल्डिंग के बाहर उतार देता है। टीम तुरंत फ्रंट डोर पर धमाका करती है और अंदर घुस जाती है। गैराज में पहुंचते ही वे दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए एक ग्रेनेड फेंकते हैं और फिर अटैक कर देते हैं। गोलियां चलती हैं लेकिन ज्यादातर एजेंट्स दुश्मनों को हाथ से हाथ की लड़ाई में ही गिरा देते हैं। इस बीच हैटी एक ट्रक में बैठती है और हैकिंग डिवाइस से लॉक्ड बॉक्स खोलकर वायरस निकाल लेती है। तभी वहां एंट्री होती है ब्रिक्सटन की एक साइबरनेटिकली एनहांस्ड सुपर एजेंट जो पहले सीक्रेट एजेंसी में था लेकिन अब इडियन के लिए काम करता है। टीम उस पर बंदूक तान देती है मगर ब्रिक्सटन अपनी खास स्कैनिंग आईज से उन्हें स्कैन करता है और फिर बिजली की रफ्तार से सबको चंद सेकंड में गिरा देता है। हैटी उस पर फायर करती है लेकिन ब्रिक्सटन हर गोली को हाथ से रोक देता है। घबराकर हैटी ट्रक का दरवाजा बंद कर लेती है लेकिन ब्रिक्सटन लगातार मुक्के मारकर दरवाजे में छेद कर देता है। उसे समझ आता है कि हैटी ड्राइवर सीट पर जा रही है। तभी वह विंडशील्ड पर फायर करता है लेकिन हैटी रिवर्स गियर में गाड़ी दौड़ा देती है। रास्ते में गाड़ियों को ठोकती हुई वह गेट तोड़कर निकल जाती है। बचने की आखिरी कोशिश में हैटी खुद के शरीर में ही स्नोफ्लेक वायरस इंजेक्ट कर लेती है। जब तक ब्रिक्सटन बाहर आता है तब तक वह गायब हो चुकी होती है। इधर लॉस एंजलिस में एजेंट होब्स एक कराओके बार में घुसता है और बैकस्टेज जाकर कुछ गैंगस्टर्स को ढूंढ निकालता है। होब्स अकेले ही पूरे ग्रुप की धुनाई कर देता है, सिर्फ बॉस को आखिर में छोड़ता है। उसे टैटू वाली चेयर पर पटक कर धमकाता है कि वायरस के बारे में सब बता दे लेकिन वह कुछ नहीं जानता। गुस्से में होब्स उसके माथे पर गंदा सा टैटू कर देता है और वहां से निकल जाता है। उसी समय लंदन में एजेंट शो एक हाई क्लास पार्टी में पहुंचता है। वाईपी एरिया में घुसते ही वह अपने टारगेट्स को पहचान लेता है और फिर मिनटों में पूरी गैंग को धूल चटा देता है। शो लड़ाई में हर चीज का इस्तेमाल करता है। बॉस को पकड़कर वह रस्सी से खिड़की से बाहर लटका देता है और उससे पूछता है कि यह रहस्यमयी वायरस कहाँ है। वो आदमी भी शो को कोई जानकारी नहीं देता तो शो उसे खिड़की पर लटकता छोड़कर बाहर निकल जाता है। इधर लॉस एंजलिस में होब्स अपनी बेटी सैम के साथ लंच कर रहा होता है। सैम स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए फैमिली ट्री बना रही है लेकिन उसे अपने रिश्तेदारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। होब्स इस बारे में बताने से साफ इनकार कर देता है। तभी उनका लंच अचानक बीच में ही रुक जाता है क्योंकि एक CIA एजेंट वहां पहुंचता है। वो एजेंट होब्स को स्नोफ्लेक के बारे में बताता है और दिखाता है कि ये वायरस इंसान के अंगों को पिघला सकता है। CIA को पता है कि हैटी के पास यह वायरस है लेकिन उनका मानना है कि हैटी ने खुद अपनी टीम को मारकर इसे चुराया है। साथ ही जिस वैज्ञानिक ने यह वायरस बनाया था वो भी गायब हो चुका है। एजेंट होब्स से कहता है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रैकर है और उसे ही हैटी को ढूंढना होगा। होब्स अक्सर अकेले काम करता है लेकिन इस बार उसे लंदन में अपने एक कॉन्टैक्ट से मिलना पड़ेगा। उधर लंदन की जेल में शो अपनी माँ से मिलने आता है। उसकी माँ कभी क्राइम वर्ल्ड की बड़ी लेडी रही थी। बातचीत के दौरान वो अपनी बेटी हैटी के बारे में पूछती है। शो बताता है कि उसने अपनी बहन से बहुत सालों से बात नहीं की। जब विजिट खत्म होती है तो उसकी हैटी के बारे में माँ दिखाती है कि उसने हथकड़ियां पहले ही खोल दी थी। जेल से बाहर निकलने के बाद शो से भी CIA का एजेंट मिलता है। वो भी हैटी की तस्वीर दिखाकर बताता है कि CIA उसके पीछे है। अगर शो CIA की मदद करके वायरस वापस लाता है तो उसकी बहन को इम्यूनिटी मिल सकती है। शो मान जाता है हालांकि उसे किसी और एजेंट के CIA का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी बीच हैटी को अपने ही सीनियर्स का फोन आता है। वो उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। हैटी समझ जाती है कि सबको यही लगता है कि उसी ने अपनी टीम को मारा है। अगर वो सामने आई तो CIA उसे भी खत्म कर देगी। इसीलिए हैटी अपने अपार्टमेंट का सीक्रेट कंपार्टमेंट खोलती है और उसमें से ढेर सारे हथियार निकालकर जाल बिछाना शुरू कर देती है। इधर CIA ऑफिस में शो और होब्स पहली बार आमने सामने आते हैं। दोनों को जब पता चलता है कि उन्हें एक दूसरे के साथ काम करना है तो वहां जोरदार बहस शुरू हो जाती है। दोनों की पुरानी दुश्मनी के कारण हालात बिगड़ जाते हैं। जब एजेंट्स उन्हें शांत कराने आते हैं तो होब्स गुस्से में कुर्सी दरवाजे पर दे मारता है। आखिरकार दोनों ये फैसला करते हैं कि वो अलग अलग काम करेंगे और देखेंगे कि स्नोफ्लेक सबसे पहले कौन पकड़ता है। शो ऑफिस से निकल जाता है लेकिन होब्स बैठकर CCTV फुटेज चेक करता है। वो नोटिस करता है कि कुछ गली कूचों में कैमरे नहीं लगे हैं। होब्स को शक होता है कि हैटी शायद इन्हीं ब्लाइंड स्पॉट्स में छिपी होगी। शो हैटी के अपार्टमेंट में पहुंचता है। जैसे ही वो दरवाजा हल्का सा खोलता है उसे पीछे लगाया गया जाल नजर आता है। बड़ी सावधानी से वो उस ट्रैप से बचते हुए कमरे में छिपे कंपार्टमेंट्स चेक करने लगता है। तभी उसे एक कंप्यूटर मिलता है लेकिन उसी पल ईडन के एजेंट वहां पहुंच जाते हैं। शो बिना वक्त गंवाए छिपी हुई गन निकालता है और
और फायरिंग शुरू कर देता है। 2 एजेंट्स सीधे गिर जाते हैं, बाकियों से वो हाथों हाथ लड़ाई करता है, कभी फर्नीचर तो कभी आसपास रखी चीजों को हथियार बनाकर सबको धूल चटा देता है, यहाँ तक कि एक आदमी को हाथों हाथ को देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। इसी लड़ाई में हैटी का लगाया हुआ ट्रैप भी एक्टिव हो जाता है, लेकिन शो तेजी दिखाकर वक्त रहते उसे डिफ्यूज कर देता है। उधर हैटी एक होटल पहुंचती है, वो चालाकी से एक लगेज कार्ट से बैग चुरा लेती है और जानबूझकर एक गेस्ट से टकराकर उसका की कार्ड भी निकाल लेती है। कमरे में जाकर वो बैग के कपड़े पहनकर नया भेष बना लेती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है सामने आग की कोच में कमरे में हाब्स खड़ा मिलता है। तुरंत हेलमेट उठाकर उस पर हमला कर देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन हाब्स उसे पकड़ लेता है। हैटी पास में रखी हर चीज उठाकर उस पर फेंकती है, पर हाब्स पर कोई असर नहीं होता। आखिरकार वो उसे हथकड़ी लगा देता है, फिर भी हैटी हार मानती नहीं। कई बार उसे मारती है, गला दबाने तक की कोशिश करती है, लेकिन हाब्स सिर्फ एक हाथ से उसे उठाकर आसानी से काबू कर लेता है। अगले दिन ब्रिक्सटन ईडन हेडक्वार्टर्स पहुंचता है, जहां उसकी बॉडी एनहांसमेंट का अपडेट होता है। ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक है। वहीं पता चलता है कि ईडन की असली योजना इस वायरस को इस्तेमाल करके आम इंसानों को मारने और सिर्फ सुपर ह्यूमन की नई नस्ल बनाने की है। इधर CIA बेस में हाब्स हैटी से बात करता है। वो साफ कहता है कि उसके फाइटिंग स्टाइल से वो समझ सकता है कि हैटी ने अपनी टीम को नहीं मारा, लेकिन सबूत मिलने तक वो उसे छोड़ नहीं सकता। उनकी बातचीत बीच में फोन आता है। हाब्स बाहर जाकर फोन रिसीव करता है और एक एजेंट को हैटी की निगरानी के लिए छोड़ देता है। हैटी मौका पाते ही अपनी नेकलेस तोड़कर उसका टुकड़ा हथकड़ी खोलने में इस्तेमाल करती है। फिर वो उस एजेंट को कुर्सियों से पीट कर काबू में लेती है और उसकी गन भी छीन लेती है। उसी वक्त हाब्स लौटकर आता है और हैटी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हैटी गन तानकर उसे पीछे हटने को कहती है। तभी शो भी पहुंचता है, अपनी गन निकालकर साफ बता देता है हैटी उसकी बहन है और वो उसकी रिहाई चाहता है। शो, हॉब्स और हैटी की बहस के अचानक हैटी गुस्से में सच्चाई बता देती है। वो जानलेवा वायरस एक कैप्सूल में है जो उसके हाथ के अंदर फिट किया गया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझा पाए, अचानक खिड़की जोरदार धमाके से उड़ जाती है। तेज झटके से हैटी बेहोश हो जाती है। तभी ब्रिक्सटन और उसकी पूरी टीम गोलियां बरसाते हुए कमरे में घुस जाते हैं। सभी CIA एजेंट्स छिपने पर मजबूर हो जाते हैं। मौका पाकर ब्रिक्सटन हैटी को उठा लेता है और अपनी टीम के साथ खिड़की से कूद जाता है। उनके पास ऐसी खास हार्नेस होती है जिससे वो गोलियां इमारत की दीवार पर ही दौड़ सकते हैं। होब्स और शो पीछा करने लगते हैं। होब्स रस्सी के सहारे नीचे कूदता है, जबकि शो लिफ्ट से नीचे जाने का फैसला करता है। होब्स हवा में ही एक दुश्मन पर गिरता है और उसे लिफ्ट की दीवार से टकराकर बेहाल कर देता है। इसके बाद वो एक और आदमी से भिड़ जाता है। उधर हैटी होश में आते ही ब्रिक्सटन के सूट से चाकू चुरा लेती है और उसी से रस्सी काट देती है। सब एक कांच की छत पर गिरते हैं। लिफ्ट नीचे पहुंचते ही शो बाकी दुश्मनों को धूल चटाता है और उनकी बंदूकें छीनकर फायर खोल देता है। इसी बीच होब्स एक और छलांग लगाकर सीधे ब्रिक्सटन पर हमला करता है। टकराते ही कांच टूट जाता है और सब नीचे खड़ी गाड़ियों पर आ गिरते हैं। होब्स ब्रिक्सटन को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से उसे एक कार पर फेंक देता है। तभी ब्रिक्सटन पर कांच टूट जाएगी और शो आमने सामने आते हैं और दोनों हैरान रह जाते हैं। असल में कभी वो दोनों एक ही टीम में थे, लेकिन ब्रिक्सटन ने धोखा देकर एजेंसी छोड़ दी थी और ईडियन से जुड़ गया था। शो को उसे खत्म करने का ऑर्डर मिला था। शो गुस्से में उस पर हमला करता है, मगर ब्रिक्सटन अपनी ताकतवर बॉडी से उसे भी नीचे गिरा देता है। इसलिए एक एजेंट को पटककर उसके पास से ग्रेनेड छीन लेता है और एक कार पर फेंकता है। कार उड़कर सीधा ब्रिक्सटन पर गिरती है, मगर उसकी मशीन जैसे हाथ उसे थाम लेते हैं। दूसरी ओर हैटी भी दुश्मनों को पटखनी देती है और होब्स उसका पीछा करने लगता है। शो अपनी गाड़ी लेकर आता है और दोनों को साथ ले भागता है। ब्रिक्सटन और उसकी टीम बाइकों पर पीछा करना शुरू कर देते हैं। शो तेजी से गाड़ी भगाता है और होब्स हर मौके पर गोलियां चलाता है। एक एक कर सारे गुर्गे खत्म हो जाते हैं। अब बस ब्रिक्सटन बचता है। उसकी खास बाइक हर रुकावट पार कर जाती है। वो फायरिंग बाइकों पर गोलियां छतता है, जबकि होब्स बाइक हर रुकावट पार कर जाती है और शो की गाड़ी दोनों तरफ से फंस जाती है। होब्स एक आदमी को बाइक से घसीटकर दीवार में दे मारता है। शो गाड़ी को ट्रक के नीचे से निकालकर एक खतरनाक स्टंट करता है। ब्रिक्सटन भी अपनी बाइक से वही करतब कर लेता है। तभी शो अचानक यू टर्न मारता है और ब्रिक्सटन एक बस से टकराकर गिर जाता है। गाड़ी आखिरकार बच निकलती है। बाद ब्रिक्सटन ईडियन की मदद से सभी न्यूज चैनल हैक कर देता है। अब पूरी दुनिया में शो और होब्स को खतरनाक आतंकवादी बताया जाने लगता है। ये देखकर हैटी कहती है कि अब उन्हें उस साइंटिस्ट को ढूंढना होगा जिसने ये वायरस बनाया था, ताकि इसे उसके शरीर से निकाला जा सके। होब्स तस्वीर दिखाता है। डॉक्टर आंद्रियो कुछ ही घंटों में वो उसे ट्रैक कर लेते हैं और एक पुराने बिल्डिंग में घेर लेते हैं। अब तीनों उससे वायरस हटाने का रास्ता पूछते हैं। एंड्रियो घबराहट में बताता है कि बस 42 घंटे बचे हैं
उसके बाद ये कैप्सूल घुल जाएगा और ये खतरनाक वायरस हवा में फैल जाएगा। असल में ईडन ने एंड्रियो को वैक्सीन डिलीवर करने का सिस्टम बनाने के लिए हायर किया था, लेकिन कंपनी ने उसी टेक्नोलॉजी को बताता है मौत का हथियार बना दिया। अपने सिद्धांतों के खिलाफ देखकर एंड्रियो ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। वो बताता है कि वायरस को दोबारा प्रोग्राम करने का एक ही तरीका है, कैप्सूल को बाहर निकालना, लेकिन अगर सीधे निकाला गया तो हैटी मर जाएगी। उसे बचाने का एकमात्र रास्ता है यूक्रेन में मौजूद ईडन की लैब का खराश मशीन। इसके बाद तिकड़ी पहुंचती है शो के हाइड आउट पर, जहां से उन्हें नए कॉस्ट्यूम और नकली पासपोर्ट मिलते हैं। एयरपोर्ट पर शो और हैटी बिना किसी परेशानी के निकल जाते हैं, लेकिन होब्स को रोक लिया जाता है। दरअसल शो ने जानबूझकर होब्स के नाम पर वांटेड का ठप्पा लगवाया था कि वो रास्ते में न पड़े, मगर होब्स कहां था। किसी तरह प्लेन टेक ऑफ से पहले ही वो भी उसमें चढ़ जाता है। उड़ान के दौरान दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, जिससे एयर मार्शल डिंकली की नींद खुल जाती है। उनकी बातें सुनकर डिंकली समझ जाता है कि ये लोग एक खतरनाक मिशन पर हैं। एक्स मरीन होने की वजह से वो मदद ऑफर करता है, लेकिन होब्स और शो से मना कर देते हैं। डिंकली जाते जाते उन्हें अपना कार्ड थमा देता है। इधर दूसरी तरफ ब्रिक्सटन एंड्रियो को ढूंढ निकालता है और उसे ईडन मुख्यालय ले जाता है। वहां उसे जंजीर से लटका देता है और उसके पास टारगेट पर गोलियां दागकर डराता है, लेकिन एंड्रियो झुकता नहीं। तब ब्रिक्सटन उसे फ्लेम थ्रोवर से जलाने की धमकी देता है। इस बीच मॉस्को में तिकड़ी पहुंचती है क्राइम क्वीन मार्गरीटा के पास। पुराने दिनों की वजह से वो शो को चूमकर वेलकम करती है, फिर उन्हें ईडन फैसिलिटी की जानकारी देती है। हैटी खुद को बलिदान करने के लिए आगे आती है। वो कहती है कि अगर उसे कैद कर लिया जाए तो सीधा मशीन तक ले जाया जाएगा और बाकी दोनों उसके लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। मार्गरीटा उन्हें हथियार और गैजेट्स भी मुहैया कराती है। शाम होते ही हैटी को कैदी बनाकर ब्रिक्सटन को सौंप दिया जाता है। अगली सुबह हैटी फैसिलिटी पहुंच जाती है और शो होब्स उसका पीछा करते हुए प्लेन से कूद पड़ते हैं। दोनों एक साइलो में लैंड करते हैं और गार्ड्स को धूल चटाकर बिल्डिंग में घुसते हैं। उधर हैटी को सीधे लैब में ले जाया जाता है, जहां एंड्रियो मशीन तैयार कर रहा होता है। होब्स और शो टाइम सेटेड बम लगाते हैं जो 45 मिनट बाद फटेंगे। फिर दोनों एक साइलो में लैंड करते हैं, अलग अलग रास्तों से अंदर घुसते हैं। जहां होब्स को बस एक ही गार्ड्स को गिराना पड़ा, वहीं शो को एक साथ पूरे झुंड का सामना करना पड़ा। लेकिन शो भी कौन सा आम लड़ाका है, बिजली की तरह वार करके सबको धूल चटा देता है। दोनों अनकॉन्शियस गार्ड्स के बॉडी स्कैन से अगला दरवाजा खुलवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचते हैं, सामने खड़ा है ब्रिक्सटन और उसकी खतरनाक टीम। दोनों को पल भर में बेहोश कर दिया जाता है। दूसरी तरफ लैब में हैटी को एक टेबल से बांध दिया गया है। हाथ जकड़े हैं लेकिन उसके पैर खुले, और यही गलती गार्ड्स को भारी पड़ती है। हैटी उन पर पलटवार करती है, उनका इंजेक्शन छीन लेती है और एक एक करके सबको गिरा देती है। वो पिक काम आता है, वो हथकड़ी खोल लेती है और मशीन पर कब्जा कर लेती है। एंड्रियो उसकी मदद करता है और दोनों गुपचुप रास्ते से भागने लगते हैं। रास्ते में आते कुछ साइंटिस्ट्स को भी हैटी धड़ाधड़ गिरा देती है। उधर होब्स और शो होश में आते हैं। दोनों लोहे की कुर्सियों से बंधे हैं और उन पर बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। ब्रिक्सटन अपनी खतरनाक सोच बताते हुए उन्हें ईडियन में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन दोनों के मुंह से साफ इनकार सुनाई देता है। इसी बीच हैटी और एंड्रियो भागने ही वाले होते हैं कि हैटी अपने साथियों की चीखें सुन लेती है। होब्स समझदारी दिखाता है। वो ब्रिक्सटन को दिखाता है कि जैसे उसकी बातों में आ गया हो ताकि समय निकाला जा सके, और तभी मौका देखकर हैटी पीछे से कमरे में आ जाती है। गार्ड्स चाहकर भी गोली नहीं चला सकते क्योंकि उन्हें हैटी जिंदा चाहिए, लेकिन उसके हथियार काम नहीं कर रहे। तभी एंड्रियो फ्लेम थ्रोवर लेकर पहुंचता है और सीधा ब्रिक्सटन पर आग उगल देता है। ब्रिक्सटन हवा में जा गिरता है और एंड्रियो गार्ड्स को जला डालता है। इसी अफरा तफरी में होब्स और शो अपनी कुर्सियां तोड़ डालते हैं और आजाद हो जाते हैं। तीनों मिलकर गार्ड्स को धूल चटा देते हैं और उनके हथियार भी छीन लेते हैं। लेकिन आग बुझने के बाद ब्रिक्सटन फिर लौटता है और इस बार सीधा एंड्रियो को मौत के घाट उतार देता है। अब भागम भाग शुरू होती है। होब्स और शो कार में कूद जाते हैं, जबकि हैटी कंटेनरों के ऊपर ऊपर दौड़ती है। आखिरकार वो भी कार में कूद कर आ जाती है। वो बताती है कि उसने मशीन ट्रक में छुपा दी है। होब्स अकेला निकलता है। उस ट्रक को खोजने गार्ड्स भी कारों में उनका पीछा शुरू कर देते हैं। तभी टाइम पूरा होता है और विस्फोट होते हैं। होब्स ट्रक को सीधा दीवार तोड़कर बाहर ले जाता है, लेकिन ब्रिक्सटन बाइक पर उनका पीछा करने आ पहुंचता है और 3 घातक ड्रोन भी एक्टिवेट कर देता है। ड्रोन हैटी को निशाना बनाते हैं और शो को मजबूर होकर कार सीधे फैक्ट्री के अंदर ले जानी पड़ती है। वहीं होब्स अपने ट्रक से एक ड्रोन को सीधा टक्कर मारकर तबाह कर देता है। गेट तोड़ते हुए शो बाहर निकलता है और दुश्मनों की गाड़ियों को रौंदता चला जाता है।
तभी फैक्ट्री से बाहर एक ड्रोन निकलता है और शो पर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन शो भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो गाड़ी को खिड़की से छलांग लगवाता है और हवा में एक्सप्रेस करेगा रहते हुए ही ड्रोन को गोलियों से उड़ा देता है। जमीन पर टकराने से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और हैटी सीधा बोनट पर आ गिरती है। गाड़ी अब जवाब देने लगी है और आखिरी ड्रोन अब भी पीछा कर रहा है। तभी हैटी निशाना साधकर ड्रोन को भी ध्वस्त कर देती है, जबकि होब्स अपने ट्रक से दुश्मनों की गाड़ियों का सफाया करता जा रहा है। होब्स अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हैटी छलांग लगाकर उसकी पकड़ में आ जाती है, बिल्कुल उसी वक्त जब ब्रिक्सटन उसे पकड़ने ही वाला था। शो कार को ट्रक के ऊपर उतारता है और खुद बाहर निकल आता है। अगले ही पल कार नीचे गिरकर धमाके के साथ फट जाती है, जिससे पूरी फैक्ट्री में तबाही मच जाती है। अब ट्रक की पिछली तरफ होब्स और शो आमने सामने आते हैं। ब्रिक्सटन से तीनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है, लेकिन ताकत में ब्रिक्सटन अभी भी भारी पड़ रहा है। कई वारों के बाद वो उन्हें खत्म करने ही वाला होता है कि तभी एक इमारत ट्रक के पीछे आ गिरती है। होब्स और शो बचने के लिए सामने की सीटों पर कूदते हैं और ब्रिक्सटन को मजबूरी में बाइक से छलांग लगानी पड़ती है। कुछ देर बाद तिकड़ी ट्रक रोककर हालात का जायजा लेती है, लेकिन उन्हें एक और बुरी खबर मिलती है। पूरी लड़ाई में एक्सट्रैक्शन मशीन टूट चुकी है। हैटी बलिदान देने को तैयार होती है ताकि वायरस दुनिया में न फैले, मगर शो अपनी बहन को खोने से इनकार कर देता है। तभी होब्स एक और रास्ता सुझाता है। वो कहता है, अब हमें छुपना होगा और इसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है मेरा घर सामोआ। सामोआ की जमीन पर डिंकली की मदद से टीम सुरक्षित पहुंच जाती है। होब्स का भाई जोना सामने आता है और मिलते ही गुस्से में उसे मुक्का जड़ देता है। दोनों भाइयों की बहस बढ़ने ही वाली होती है कि उनकी मां बीच में आकर चप्पल का वार कर देती है। माहौल तुरंत थम जाता है। अब घर के अंदर बैठकर ट्रियो जोना से मशीन ठीक करने की गुहार लगाता है। शुरुआत में जोना इनकार कर देता है, लेकिन मां की डांट और परिवार का जिक्र आते ही मजबूर होकर मान जाता है। जोना की कार शॉप में पहुंचकर होब्स हथियार ढूंढता है, मगर उसकी मां ने सारे बंदूकें हटवा दी थीं। अब बस पारंपरिक हथियार और औजार ही बचे हैं। जोना मशीन रिपेयर करने में जुट जाता है, जबकि बाकी सब फंदे और जाल लगाकर युद्ध की तैयारी करते हैं। हैटी इस बीच दुश्मन की डिजिटल हथियार प्रणाली हैक करती है। अब उनके पास सिर्फ 6 मिनट का फायदा है। आराम के दौरान हैटी और शो अपने दर्द बांटते हैं और धीरे धीरे एक करीबी पल साझा करते हैं। समय बीतता है, मशीन चालू होती है, पर तभी ब्रिक्सटन और उसकी फौज धावा बोल देती है। जोना और उसके भाइयों के साथ होब्स बाहर आता है। जैसे ही दुश्मन गोली चलाने की कोशिश करता है, उनके हथियार फेल हो जाते हैं। होब्स एक पारंपरिक युद्ध घोष करता है और धमाका कर दर्जनों वाहनों को उड़ा देता है। शो ट्रक लेकर आता है, जिसके ऊपर फ्लेम थ्रोवर लगा होता है। देखते ही देखते आग की एक विशाल दीवार खड़ी हो जाती है, जो ब्रिक्सटन की सेना को घेरे लेती है। युद्ध शुरू होता है हाथों से, औजारों से और परंपरा की ताकत से। बंदूकों पर भरोसा करने वाले एजेंट्स एक एक कर गिरने लगते हैं, लेकिन ब्रिक्सटन का सुपर ह्यूमन शरीर सब पर भारी पड़ता है। इस बीच हैटी मशीन से जुड़ी होती है। तभी कुछ दुश्मन उस पर टूट पड़ते हैं। शो और हैटी साथ मिलकर लड़ते हैं। कारों के धमाके, धूल और खून के बीच भाई बहन का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। लेकिन तभी ब्रिक्सटन हैटी को पकड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ घसीट ले जाता है। वो उसके गले को दबाता है और जवाब में हैटी उसके चेहरे पर थूक देती है। हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और यहीं शुरू होता है अब तक का सबसे खतरनाक पीछा। शो ट्रक दौड़ाता है, जबकि होब्स पीछे से चेन लेकर हेलीकॉप्टर को जकड़ लेता है। ब्रिक्सटन गुस्से में पायलट को बाहर फेंक देता है और खुद कंट्रोल संभाल लेता है। हेलीकॉप्टर और ट्रक के बीच की चेन की खींचतान जमीन को हिला देती है। फिर जोना और उसके भाई अपने अपने ट्रक जोड़ते जाते हैं। एक एक कर 4 ट्रक लाइन में जुड़ जाते हैं। सब मिलकर हेलीकॉप्टर को नीचे खींचते हैं। ब्रिक्सटन चालाकी दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को खाई के ऊपर ले जाता है, पर भाइयों के ट्रक में लगे बूस्टर्स एक्टिवेट होते हैं और सबकी गाड़ियां चमत्कारिक तरीके से वापस जमीन पर लौट आती हैं। इसी बीच ब्रिक्सटन की हथियार प्रणाली फिर चालू हो जाती है। गोलियां बरसती हैं, ट्रक अलग अलग होकर बिखर जाते हैं। शो हेलीकॉप्टर को खींचता रहता है, लेकिन चेन टूटकर फिसल जाती है। आखिरी पल पर होब्स छलांग लगाकर चेन पकड़ लेता है, मौत और जीत दोनों के बीच लटका हुआ। जैसे ही चॉपर हादसे का शिकार होकर खाई से नीचे गिरता है, ट्रक भी उसके साथ खींचकर नीचे जा टकराता है। जमीन पर धमाकेदार क्रैश होता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि ब्रिक्सटन अब भी जिंदा है। हैटी भी सही सलामत निकल आती है और मशीन अभी भी एक्सट्रैक्शन कर रही होती है। तभी घायल ब्रिक्सटन अपने एक आदमी को जगाकर आदेश देता है, जैसे ही टाइमर खत्म हो हैटी को गोली मार देना। दूसरी तरफ पानी से निकलकर होब्स और शो फिर ब्रिक्सटन का सामना करते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी बढ़त ब्रिक्सटन के पास होती है। वो हेलीकॉप्टर के भारी भरकम हिस्सों से उन्हें चोट पहुंचाता है।
शो को एक जोरदार पंच पड़ता है, तभी होब्स पीछे से हमला करता है। अब दोनों भाई समझ जाते हैं, अगर एक ब्रिक्सटन का ध्यान भटकाए और दूसरा वार करे तभी ये गिर सकता है। ये प्लान काम करता है। होब्स और शो मिलकर ताबड़तोड़ हमले करते हैं और आखिरकार ब्रिक्सटन को पछाड़ देते हैं। उसी वक्त मशीन जीरो पर पहुंचती है। हैटी हेलीकॉप्टर की तारों का इस्तेमाल करके एक छोटा सा धमाका करती है और ब्रिक्सटन बुरी तरह चकरा जाता है। वो मौका देखकर हैटी उसे गला दबाकर बेहोश कर देती है, लेकिन होब्स और शो अभी रुकते नहीं। वे मिलकर उसे उठाकर एक चट्टान पर पटकते हैं और आखिरकार ब्रिक्सटन हार जाता है। शो उसके गन तक पहुंचता है लेकिन फायर नहीं करता। वो जानता है जिंदा रहकर ये हार झेलना मरने से ज्यादा दर्दनाक होगा। उधर होब्स की माँ पूरे गांव को लेकर बची खुची दुश्मन फौज को घेर लेती है। मजबूरन सारे एजेंट हथियार डाल देते हैं, लेकिन तभी स्क्रीन पर प्रकट होती है असली चालाक दिमाग एडन। वो ब्रिक्सटन की आंखों से सब देख रहा था। अब वो उसे डीएक्टिवेट कर देता है और उसका शरीर समंदर में गिर जाता है। साथ ही एक मैसेज छोड़ता है, ये खत्म नहीं हुआ है, हम फिर मिलेंगे। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। होब्स अपनी बेटी सैम को आखिरकार अपने परिवार से मिलाता है। वहीं हैटी और शो अपनी मां को जेल से छुड़ाने पहुंचते हैं। और यूं खत्म होती है ये धमाकेदार कहानी, एक्शन, इमोशन और फैमिली के साथ।